गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के लेसन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था जिसके अंदर हमने मेटल की डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स से, यानी कि हमारे जो अधातु है, जो नॉन मेटल्स है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने जो मेटल्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल स्टेट कैसी होती है नॉन मेटल्स की बच्चों? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि पदार्थ जैसे तीन फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है, उसी तरह जो नॉन मेटल्स भी है बच्चों वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मैटर्स की तीनों फॉर्म के अंदर है वो एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मतलब तीनों जो स्टेज होती है, ये तीनों स्टेज के अंदर जो नॉन मेटल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तीनों जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये तीनों तो हो गए सॉलिड के। अब आता है लिक्विड के, तो लिक्विड के एग्जांपल हो गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। और गैसियस के भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन है वो गैस में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको अगर हम कंप्रेस कर दे तो वो कंप्रेस होने के बाद पानी में भी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगी। अब हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर लस्टर के बारे में, यानी कि उसमें चमक होती है या नहीं होती है। तो ऑल द नॉन मेटल्स हैव अ वेरी डल लस्टर, कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो लस्टर है, उनकी चमक है, या तो नहीं होती है, बिल्कुल ही कम होती है। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर, इनकी जो कलर है बच्चों वो बहुत ही अतरंगी कलर होते हैं, बहुत ही अलग अलग कलर होते हैं। एक्सेप्ट, इसको किसको छोड़कर? अपवाद है इसमें भी, आयोडीन, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर, कि आयोडीन और जो क्लोरीन है वो येलो और ग्रीन कलर का मिक्सचर होता है, येलोइश ग्रीन उस कलर का होता है। एंड फास्फोरस इज रेड और व्हाइट इन कलर, और फास्फोरस है वो लाल और जो सफेद रंग है उसी रंग के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैसेज, और ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन दोनों जो गैसेज है वो दोनों ही कलरलेस है, उनका कोई भी कलर नहीं होता। उनको हम, जैसे ऑक्सीजन हवा में होती है, नाइट्रोजन भी हवा में होती है, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि उनका कोई फिक्स कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट टाइप होती है। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नॉन मेटल्स के जो अणु होते हैं बच्चों, जो भी जितने भी अणु होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। जो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है बच्चों। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इसी कारण से है, वो कम होता है, क्योंकि इनके जो बीच का जो फोर्स है वो कम होगा, इनके कारण जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सल्फर मेल्ट्स एट 119 डिग्री सेल्सियस, की जो सल्फर है उसको अगर हम 119 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो वो पिघल जाएगा। एंड आयरन मेल्ट एट 113 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकार अगर हम आयरन को मेल्ट करें, अगर मेल्ट करना चाहें तो 113 डिग्री गर्म करने पर वो पिघल जाएगा। अब आता है इसकी मेलिएबिलिटी, कि क्या ये इनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, की जो नॉन मेटल है वो नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, इनको हम पीट कर थिन शीट से जो पतली पतली पन्नियां हैं उनमें नहीं बदल सकते। अब आता है डक्टिलिटी, यानी कि इनको हम तार में बदल सकते हैं या नहीं। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल है उनको हम डक्टाइल नहीं बोल सकते, उनको हम तार में नहीं बदल सकते, ये है वो नॉन डक्टाइल होते हैं। दे कैन नॉट बी ड्राउन इनटू फाइन वायर, इनको हम पतले पतले तारों में है वो चेंज नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है वो पास नहीं होने देते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लेकिन इनमें जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है। अब पढ़ते हैं हम इसकी हार्डनेस के बारे में, कठोरता के बारे में। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉफ्ट, कि नॉन मेटल है वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। डायमंड है वो बहुत ही हार्ड होता है। विच इज नोन एज हार्डेस्ट
नॉन नॉन मैटर ऑन द अर्थ सरफेस, जिसको हम पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे जो नॉन मेटल पाए जाते हैं उनमें सबसे कठोर जो होता है वो डायमंड ही होता है। नॉन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटल सच दैट व्हेन हैमर्ड दे आर ब्रेक इनटू द पीसेज, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, अगर हम उनको हैमर से मारें या थोड़े से उनके ऊपर वार करें तो वो टूट जाएंगे, ना कि थिन शीट में चेंज होंगे। सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, कि नॉन मेटल है वो ज्यादा आवाज नहीं करते। दे डू नॉट क्रिएट अ साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, जब हम इनके ऊपर कोई हार्ड सरफेस लगाते हैं तो वो मेटल की तरह लंबे समय तक जो गूंजने की ध्वनि के साथ, एको साउंड के साथ वो मेटल्स जो है वो साउंड करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नॉन सोनोरस होते हैं, वो इस तरह की साउंड कतई ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि अब आती है जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रासायनिक गुणधर्म जो है उनके बारे में। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस तरह से करते हैं। यू माइट हैव सीन द आयरन गेट रस्टेड, कि आप देखते होंगे कि जब लोहा बार कुछ समय के लिए पड़ा रहता है तो उसके अंदर है वो जंग लग जाती है। ट्राई टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कि आप कोशिश कीजिए एक मैग्नीशियम का एक रिबन लीजिए और उसको हवा में जलाने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ दीज गैसेज फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक प्लेस, कि इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों प्रयोग के अंदर जब आप करोगे तो इनके अंदर आप देखोगे कि मेटल्स का जो है वो ऑक्साइड बनता है, मेटल्स का ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है रिएक्शन दी हुई है कि किस तरह से रस्ट लगता है, किस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिएक्शन 4Fe की रिएक्शन कराए जब हम 3O2 के साथ में प्लस एनी वाटर ऑफ एच, मतलब एनी अमाउंट ऑफ H2O यानी कि XH2O के साथ में, x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 हाफ 2 4 जो भी है, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2Fe2O3 प्लस XH2O, और ये होता है वो जंग का जो फॉर्मूला होता है, रस्ट का जो है वो फॉर्मूला होता है। और मैग्नीशियम को जैसे हम 2 मैग्नीशियम की हम रिएक्शन कराएं O2 के साथ में, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं MgO, और उसके बनते हैं यहाँ पर 2 मोल यानी कि 2 MgO का निर्माण होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ ऑफ दीज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और जो भी ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं, रस्ट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों है वो क्षारीय अवस्था में होते हैं, एसिड नहीं होते, बेसिक होते हैं। Thus metal combine with oxygen to form basic oxide, इसलिए जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ना कि एसिडिक ऑक्साइड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किस टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, हाउ होल्ड ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन with a pair of the tongs and heat it over a plane of a burner, कि आपको एक काम करना है कि आपको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है with a pair of the tongs के पेयर के साथ में चिमटे का, मतलब चिमटा जो होता है आपने जो रसोई के अंदर खाना बनाते समय यूज करते हैं, तो उस चिमटे के साथ में आपको रिबन को होल्ड करना है अच्छे से, और उसको है वो गर्म करना है बर्नर की एक फ्लेम के ऊपर, उसकी आग के ऊपर। बट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नीशियम बर्न विद अ ब्रिलियंट लाइट एंड कन्वर्टेड इनटू अ वाइट सॉलिड रेसिड्यू, कि जो मैग्नीशियम है जो वो अच्छे से जल जाएगा, एक शानदार चमकीली लाइट देगा आपको उसके जलने के साथ साथ, और बाद में एक सफेद राख जैसा एक मतलब सॉलिड रेसिड्यू बचेगा उसका, जो जलने के बाद में एक सॉलिड चीज बनेगी, एक राख सी, व्हाइट कलर की राख सी बन जाएगी। जैसे हमारे चूल्हे में व्हाइट कलर की राख होती है, वैसे ही मैग्नीशियम जल के है वो राख के अंदर बदल जाएगा। राख को इंग्लिश में ऐश बोलते हैं, तो ऐश में चेंज हो जाएगा। कलेक्ट द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन ए बीकर और अ ग्लास टम्बलर, कि आपको जो रेसिड्यू जो बचा है सफेद कलर का, उसको आपको एक, जो मैग्नीशियम के जलने के बाद में जो सफेद रेसिड्यू जो बचा है उसको आपको एक बीकर में या फिर आपको किसी ग्लास के अंदर उसको डालकर रखना है। एड ए लिटिल वाटर टू इट एंड स्टिर द मिक्सचर, कि आपको जो
उसके अंदर थोड़ा सा पहले पानी डालना है और उसको मिक्सचर को जो है थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके उसको छोड़ देना है। नाउ इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन, कि उस जो सॉल्यूशन है जिसको आपने बनाया है उसके अंदर जो रेसिड्यू डालकर, उसके अंदर आपको, रेसिड्यू को हिंदी में कहते हैं बच्चों अवशेष, की अवशेष को जो बचा हुआ जो था उसको आपको डाल के जो सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर आप लाल या फिर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो डालिए। लिटमस पेपर डालने के बाद यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करोगे दैट ब्लू लिटमस रिमेन अनअफेक्टेड, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर आपने लगाया है तो वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। while the red litmus paper change into blue indicating that the solution is alkaline या फिर बेसिक, कि जब आप इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर को अगर आप इसके अंदर डालोगे तो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जो आपको दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। कंक्लूजन ड्रॉन, की कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 which is an alkali and change red litmus paper into blue, कि जो MgOH2 है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है पानी के अंदर उस अवशेष को डालने के बाद में बनेगा, उसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे MgOH2, वो एक अल्कलाई है जो कि लाल लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। इन जनरली सामान्य तौर पर द मेटल्स फ्रॉम फॉर्म ऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ये मेटल्स है वो जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उनके साथ जुड़कर जो है वो किसका निर्माण करते हैं बच्चों, वो निर्माण करते हैं ऑक्साइड का। वाटर सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, और इनका जो पानी में साथ में जो सॉल्यूशन होता है, ऑक्साइड जो बनते हैं उनका पानी के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जो है अल्कलाइन होता है और बेसिक होता है नेचर के अंदर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, कि आइए अब नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है उसको जाने। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट केमिकल नेचर ऑफ नॉन मेटल्स, कि आइए एक एक्टिविटी को करते हैं जिससे हमें नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की जो केमिकल जो नेचर, उनका रासायनिक जो नेचर है उसके बारे में और ज्यादा जानने को मिल जाए। तो आइए हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रही है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जो सल्फर का पाउडर है वो लेना है आपको थोड़ी सी अमाउंट में, और उसको एक चम्मच में रखना है और उसको गर्म करना है। द सल्फर फर्स्ट मेल्ट एंड बिगन टू बर्न, कि सल्फर है सबसे पहले पिघलेगा और बाद में जलना शुरू हो जाएगा। एज सुन द सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास टम्बलर, कि जैसे ही वो जलना स्टार्ट कर दे आपको जो स्पून है, जो चम्मच है, उसको तुरंत ही एक ग्लास के जो ग्लास का एक बर्तन में या फिर गिलास के अंदर, कोई भी आप कांच के गिलास के अंदर आप उसको रख देना। कवर द टम्बलर विद अ लिड एंड इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डू नॉट एस्केप, और आपको क्या करना है, जिस भी बर्तन में आप रखो, जिस भी डिब्बे में आप रखो उसको, उसके जो ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना ताकि उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो उसके अंदर डालने के बाद वो बाहर ना निकल पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एंड क्विकली प्लेस द लिड आफ्टर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपको है वो जल्दी से है कुछ समय बाद में जल्दी से आपको चम्मच हटा देनी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन को जल्दी से बंद कर देना है। शेक द टम्बलर कंटेनिंग वाटर, और आपको क्या करना है कि जो टम्बलर है जिसके अंदर पानी है उसको अच्छे से शेक करना है, उसको अच्छे से मिलाना है। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तब वहां पर जो केमिकल इक्वेशन होगी उसको हम इन रिएक्शन द्वारा समझ सकते हैं। S+O2 SO2 का निर्माण करती है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, और इसके अलावा जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो पानी के अंदर रिएक्ट करके H2SO3 का निर्माण करती है। नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस ऑफ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन, अब आपको जो लाल लिटमस पेपर है और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको उस सॉल्यूशन के अंदर लगाना है, उसके अंदर डालना है। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे तो रेड लिटमस पेपर रिमेन अनअफेक्टेड, कि जो लाल लिटमस पेपर है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट द ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड, लेकिन जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो लाल रंग में चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इंडिकेट दैट, यह चेंज प्रदर्शित करता है कि द सॉल्यूशन इन द टम्बलर इज एसिडिक इन नेचर, कि जो टम्बलर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो नेचर के अंदर एक एसिडिक है। सो इसलिए इट कैन बी सेड दैट
ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो नेचर के अंदर एसिडिक होते हैं, नेचर में अम्लीय होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपन, कि आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों घटित हुआ, ऐसा क्यों हैपन हुआ। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, यहाँ पे एक चम्मच दिखाई हुई है जो जलती नहीं है उस मतलब, और उसके अंदर ये सल्फर डाला हुआ है। इसको गर्म करने के बाद में जो इसको पानी के अंदर डाला हुआ है, और ये यहाँ पे SO2 डिजोल्व इन वाटर है। ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदलता हुआ दिखाया गया है, लाल को अनअफेक्टेड दिखाया हुआ है। तो सल्फर एंड नॉन मेटल, की सल्फर एक नॉन मेटल होता है फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, की जो सल्फर है एक नॉन मेटल होता है और एक एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इट गेट्स चेंज्ड इनटू सल्फरस एसिड H2SO3 आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। जब हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये सल्फरस एसिड H2SO3 का निर्माण करता है रिएक्शन करने के बाद पानी के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी से रिएक्ट कराएंगे, ऊपर वाली रिएक्शन है जैसे H2SO3 बनेगा जिसको हम सल्फरस एसिड बोलते हैं। द सल्फरस एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, कि जो सल्फरस जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, जो बेसिकली जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू को रेड में चेंज करने वाली। By carrying out similar experiment with other metals and non-metals, it has been found that on burning, metal combine with oxygen to form metallic oxide that are basic in nature, and non-metals too combine with oxygen to form oxide. However, such oxide are acidic in nature. कि यहाँ पर बच्चों क्या बताया गया है, बाय कैरिंग आउट सम सिमिलर एक्सपेरिमेंट, इसी प्रकार के अनेक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या हुआ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का सबसे पहले जब जलाया गया अलग अलग नॉन मेटल्स और मेटल्स को, तो ये पाया गया कि मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। उनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, बेसिक होती है। और जो नॉन मेटल्स है वो भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का ही निर्माण करते हैं, लेकिन उनके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन किस तरह से करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन देयर रिएक्शन विद वाटर, कि अलग अलग जो मेटल्स है वो पानी के साथ रिएक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, उनका अलग अलग पानी के साथ बिहेवियर रहता है, अलग अलग व्यवहार रहता है। जो सोडियम जो है, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर as can be seen as from the following activity। ये जो सोडियम जो है वो पानी के साथ बहुत ही वायलेंटली है वो रिएक्ट करता है, यानी कि इस तरह से रिएक्ट करता है हम सोच भी नहीं सकते बच्चों की पानी के अंदर रखते ही वो पानी के अंदर जल जाएगा, अपने आप खत्म ही हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार जो है वो अलग अलग जो चीजें हैं उनकी अलग अलग बिहेवियर होता है। हम सोडियम का बिहेवियर पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू। तो आइए बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं। फिल a glass through water, कि आपको एक ग्लास को पानी से भरना है। नाउ केयरफुली लुक एट द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, कि आपको उसके अंदर एक मतलब सबसे पहले एक सोडियम का जो मेटल है उसको ध्यान से बच्चों अच्छे से उसको काटना है। ध्यान से मतलब वो आपको जला भी सकता है, उसको वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको काम करना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, उसको आपको सुखाना है फिल्टर पेपर की यूज से। प्लेस इट इनटू द थ्रो, कि उसको आपको पानी के अंदर डालना है, उनको आपको पानी के अंदर जो है उसको धीरे से है वो प्लेस कर देना है, सोडियम को धीरे से उसको पानी में डाल देना है। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दैट मेटल पीस स्टार्ट मूविंग इन वाटर विद अ हिसिंग साउंड, कि जो मेटल का जो पीस है, सोडियम का जो पीस है वो पानी में मूव करना शुरू हो जाएगा विद अ हिसिंग साउंड, जैसे कि माचिस की तिल्ली अगर आप जलाते हैं तो उसकी आवाज होती है, उस टाइप की आवाज के साथ। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, कि आप एक काम करना, जब ये रिएक्शन पूरी हो जाए, जब ये आवाज आनी बंद हो जाए, उसके बाद में आपको बीकर है उसको टच करना है। डू यू फाइंड द बीकर बिकम हॉट टू टच, क्या आप ऐसा पाएंगे कि जो पानी का जो जिसमें आपने पानी रखा था उसका जो बीकर है उसको आप टच करते ही मिलेगा आपको कि वो बीकर है वो अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया, आप उसको छू भी नहीं सकते। सून द मेटल पीस कैचेस फायर, कि जो पानी के अंदर जो रिएक्शन खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी समय बाद में जो मेटल का जो पीस है वो पानी के अंदर हवा जो फायर है वो कैच कर लेगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड
वाटर प्रोड्यूस द हाइड्रोजन, कि सोडियम और वाटर की जो रिएक्शन है वो आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, जो a lot of heat is also liberated in this reaction। इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी हीट जो है, बहुत सारी जो गर्मी है वो लिबरेट होती है, वो जनित वो प्रोड्यूस होती है। एज ए रिजल्ट के तौर पर हाइड्रोजन एंड द मेटल कैच फायर, रिजल्ट के तौर पर जो हाइड्रोजन और जो मेटल है वो जो है फायर कैच कर लेते हैं। The reaction between sodium and water can be expressed by the following reaction, और इनकी जो रिएक्शन है उसको हम उनकी जो रिएक्शन है उसको हम नीचे दी हुई रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि वो सोडियम और जो पानी है वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कि 2 मोल अगर हम सोडियम के 2 मोल पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे 2Na + 2H2O, देन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विद H2 गैस यानी कि जो हमारी गैस होती है हाइड्रोजन गैस के साथ उसको रिएक्ट करेगा और वो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब Na + H2O, अगर 2 मोल Na + 2 मोल H2O की हम रिएक्शन कराएं तो 2 मोल बनेंगे हमारे पास NaOH के और 2 ही मोल बनेंगे, सॉरी 1 मोल बनेगा हमें डाई हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस का हमारे पास मोल बनेगा, जो कि गर्मी के लिए बहुत ही बेहतर जानी जाती है। जैसे कि हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सन जो है, हमारा सूरज जो है उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस होती है। रिएक्शन विद सोडियम एंड वाटर, ये यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डायग्राम में समझाया हुआ है किस तरह से होती है। टेक द सॉल्यूशन, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप ब्लू और लाल लिटमस पेपर डालिए। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आपको टेबल के अंदर है वो अच्छे से फिल कर देना है, उसको भर देना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, कि जो सोडियम का जो मेटल है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, यानी कि किसी भी चीज से जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, वायलेंटली भी रिएक्ट करता है बहुत सी चीजों के साथ। इट रिएक्ट वाइगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, कि ये हवा और पानी के साथ में इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और भयंकर रूप से, मतलब ये जल जाता है सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और पानी की जो है उसकी संपर्क में आने पर, उसके साथ रिएक्ट करने पर। A lot of heat is generated in the reaction, और इनकी रिएक्शन के अंदर एक बहुत सारी हीट है, बहुत सारी ऊष्मा है वो रिलीज होती है। इट इज देयरफॉर, इसलिए जो सोडियम है इट्स स्टोर्ड इन कैरोसिन, और इसलिए जो सोडियम है उसको हम कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम एज ABC, कि 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए बच्चों आप, और 3 टेस्ट ट्यूब के साथ आपको लिखना है यहाँ पर A, B और C, इनके बारी बारी A, B, C लिख दीजिए ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो उनके ऊपर। और फिल ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब हाफ विद वाटर एंड यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है 3 टेस्ट ट्यूब को, तीनों टेस्ट ट्यूब को आधी आधी आपको भर देनी है, मतलब आधी आधी पानी से फिल कर देनी है और बाकी की आधी उसको खाली रखनी है। और अगर आपको होल्ड करना चाहते हो तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आप टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकते हो, पकड़ के रख सकते हो। पुट अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, a piece of zinc and piece of iron nail in A, B, C respectively, कि आपको A, B और C जो तीनों टेस्ट ट्यूब है उनमें पहले A के अंदर मैग्नीशियम का टुकड़ा, B के अंदर जिंक का टुकड़ा और C के अंदर जो आयरन है उसकी नेल यानी कि कील रखनी है। हीट टेस्ट ट्यूब फॉर 5 to 10 मिनट, आपको A टेस्ट ट्यूब को 5 से 10 मिनट तक गर्म करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, आपको लाल और नीले लिटमस पेपर से जो टेस्ट जो आपने किया है उसको आपको चेकअप करना है। नाउ हीट द टेस्ट ट्यूब B एंड C फॉर 10 to 15 मिनट, अब B और C जो हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उनको 10 से 15 मिनट तक गर्म करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इनको भी लाल और जो नीले है लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगे आपको, आप देखिए कि मैग्नीशियम रिएक्ट मिडली विद कोल्ड वाटर बट वाइगरसली विद हॉट वाटर प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कि पहले जब हम सीधा उसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर जब मैग्नीशियम डालेंगे तो वो नॉर्मली थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा मैग्नीशियम है वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही वायलेंटली, वाइगरसली रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, साथ में उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, कि इस रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो इस तरह से दे सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर फॉर्म मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस। जिंक और आयरन
नाइदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नor रिएक्ट विद हॉट वाटर, कि जिंक और जो आयरन है वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी माइल्डली विद द स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग, कि जैसे हमारी जो उसको हम गर्म करेंगे तो पानी की जब भाप बनेगी तो उस स्टीम के साथ, उस भाप के साथ ये थोड़ा हल्का सा मतलब रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ जिंक और आयरन है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर की आपको रिएक्शन करानी है, किस तरह से होगी, तो आपको रिएक्शन बतानी है कि क्या होगा। यहाँ पर बीकर को जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, इफेक्ट बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग, तो ये आपको फील करनी है अपने आप कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने भी आपको सारा बताया है उसकी हेल्प से और एक्टिविटी की हेल्प से आप इसको फील कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज के आधार पर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, कि जो सोडियम जो मेटल है वो सोडियम जो है वो मैग्नीशियम, आयरन और जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड है वो तीनों ही बहुत ही कम रिएक्ट करने वाले मेटल्स होते हैं। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी एक्टिविटी को आप नॉन मेटल्स के साथ परफॉर्म कीजिए। ए में सल्फर डालिए, बी में पहले आप सल्फर डालिए, फिर कार्बन डालिए, फिर फास्फोरस डालिए, और जो प्रेडिक्शन है, जो रिजल्ट आपको मिले वो आपको लिखना है, आपको नोट डाउन करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, कि नॉन मेटल की अब जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या हमें निष्कर्ष मिलेगा। एज यू वुड हैव टू हैव ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी दैट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, की जैसा कि आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्टिंग सम नॉन मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, कि यह जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल को हेल्प करती है, उन नॉन मेटल को हेल्प करती है जो हवा के साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हवा के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, तो अगर हम उनको पानी में रखेंगे तो वो जल्दी से रिएक्ट है वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फास्फोरस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करने वाला नॉन मेटल है। इट्स कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, कि अगर हम फास्फोरस को हवा में रख दें, व्हाइट फास्फोरस को हवा में रख दें, तब वो है वो आसानी से जो है फायर कैच कर लेगा, आसानी से जल जाएगा। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर इन वाटर, और फास्फोरस को हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे बचाने के लिए, उसके साथ कॉन्टेक्ट को रोकने के लिए हम जो फास्फोरस है उसको पानी में स्टोर करते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ जो मेटल और नॉन मेटल है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल विद द एसिड इज एक्सप्लेन बिलो, कि जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है उनकी एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो हम नीचे समझ सकते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि नॉन मेटल है वो ज्यादातर जो जनरली जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि जो मेटल्स को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब हाइड्रोजन गैस का है वो निर्माण होगा, और जब हम टेस्ट ट्यूब के पास में कोई माचिस की जलती हुई तिल्ली के जो होती है, जो माचिस की जो स्टिक है जब जलती हुई, उसको हम अगर टेस्ट ट्यूब के जो मुंह है उसके पास लेके जाएंगे, ऊपर जो खुला एरिया है उसके पास लेके जाएंगे, तो वहां पे एक पॉप की साउंड होगी, एक छोटा सा पटाखा जैसे फूटता है उस टाइप की साउंड आएगी। ये किसके कारण होती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती है उसके कारण जो है इस टाइप की आवाज आती है। Copper does not react with the dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid and nitric acid, कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता, चाहे उसको आप गर्म कर लीजिए चाहे ठंडा कर लीजिए, कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है उन दोनों के साथ रिएक्ट जरूर करता है। यू विल स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन इन मोर डिटेल इन हायर क्लासेस, और इन रिएक्शन के बारे में आप अच्छे से जानेंगे और डिटेल के अंदर जानेंगे हायर 11th और 10th 11th 12th क्लासेस के अंदर आप इनके बारे में और अच्छे से
और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वी कैन रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज फॉलो, कि हम इन रिएक्शन को अलग अलग इक्वेशंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल प्लस HCl के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जो मेटल का जो है वो क्लोराइड बन जाएगा। जैसे मेटल यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मेटल है, एल्यूमिनियम मान लीजिए, तो एल्यूमिनियम है उसका क्लोराइड बन जाएगा AlCl3, और हाइड्रोजन गैस है वो प्लस में रिमूव हो जाएगी HCl वाली। तो यहाँ पे 3HCl आपको इक्वेशन बैलेंस करना शायद आ गया होगा। अगर आपको अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आगे वाली क्लासेस में रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। इनके कारण आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे 6 क्यों है, यहाँ पे ये सारी जो रिएक्शन है वो इस तरह से किस तरह क्यों लिखी हुई है। मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विद एल्यूमिनियम एंड आयरन आर शोन इन द केमिकल रिएक्शन, कि आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ HCl की जो रिएक्शन है वो नीचे दर्शाई गई है कि 2Al के साथ अगर हम 6HCl की रिएक्शन कराएं तो 2 मोल AlCl3 बनेगा, यानी कि मेटल का क्लोराइड बनेगा, प्लस 3 का जो है वो हाइड्रोजन बनेगा, 3 मोल जो है वो H2 का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे Fe प्लस 2HCl दिखाया हुआ है, तो Fe की अगर हम 2HCl के साथ कराएंगे तो FeCl2 यानी कि मेटल का फिर से क्लोराइड बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो फिर से रिलीज होगी। ट्राई टू राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटली, कि आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग जो मेटल्स है सभी मेटल्स की बारी बारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराइए और आप पता कीजिए कि इनके साथ क्या होता है, क्या हैपन होता है। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, की ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सल्फर हाउएवर रिएक्ट विद हॉट concentrated nitric acid to produce sulfur dioxide, nitrogen dioxide as and water as shown in the chemical reaction। जो ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो पानी एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो सल्फर जो है वो हॉट कंसंट्रेटेड यानी कि गर्म और कंसंट्रेट किया हुआ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है, सल्फर की अगर हम 4 मोल HNO3 डाइल्यूट प्लस कंसंट्रेटेड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे SO2 बनेगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मोल H2O का या फिर 2 मोल जो H2 है उनका निर्माण होगा, 2 मोल पानी का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो एक्सप्लेन किया हुआ है उन्हीं जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण यहाँ पर अच्छे से हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या क्या है उनके बारे में। Reaction of metal with acid that we have studied in this section have important implication in our daily life, कि metals की जो acid के साथ जो reaction है बच्चों, जो हम इस चैप्टर में अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, हमने जो reaction जो पढ़ी थी, जो reaction किस टाइप से होती है उनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी implication होते हैं, बहुत सारे प्रयोग है जो हम करते हैं। रिएक्शंस की मदद से हम बहुत सारी हमें हेल्प मिलती है। वी यूज मेटेलिक यूटेंसिल इन आवर हाउसेज, कि हम हमारे घर में मेटल से बने हुए बर्तनों का यूज करते हैं। व्हेन सर्टेन फूड स्टफ विद एसिड इन देम, जब इनके अंदर कोई सर्टेन यानी कि निश्चित, स्पेशली पिकल जैसे कि अचार हम बनाते हैं घर पे, कर्ड एंड सिट्रस फ्रूट, कि हम जो हमारे कर्ड्स बनाते हैं या फिर कोई फ्रूट से हम मुरब्बे जैसे बनाते हैं, आर केप्ट इन दीज यूटेंसिल, की ये सभी जो है वो मेटेलिक यूटेंसिल में रखे जाते हैं। देयर इज ए रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड फूड स्टफ इन द फूड स्टफ एंड द मेटल, की यहाँ पे जो होती है एक रिएक्शन होती है एसिड जो फूड स्टफ के अंदर होता है उसकी और मेटल्स के आपस में रिएक्शन होती है। समटाइम दीज रिएक्शन रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, कि अगर हम उनमें रखें तो रिएक्शन कभी कभी इस तरह से प्रयोग में ली जाती है, कभी कभी इस तरह से उनका कुछ प्रोडक्शन होता है कि जिसकी मदद से जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो हमारे लिए जानलेवा जो चीजें हैं उनका निर्माण हो जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर कंटेनर आर प्रोन टू सच अटैक बाय एसिड, कि जो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और जो कॉपर है उनके अगर कंटेनर में अगर हम ये सभी जो चीजें हैं उनको अगर रखें तो बहुत ही जल्दी इनके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड उनके ऊपर बहुत ही जल्दी अटैक करेगा, जिसके कारण बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ है जो नशीले और जो जानलेवा जो हानिकारक पदार्थ है उनका निर्माण जल्दी हो जाएगा। हेंस इट इज एडवाइज्ड दैट फूड स्टफ एंड विद एसिड कंपोनेंट शुड नॉट बी स्टर्ड इन द यूटेंसिल मेड ऑफ दिस मेटल, इसलिए ये सलाह दी जाती है, इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो ऐसे फूड स्टफ जिनके अंदर मेटल जो एसिड होता है, एसिड के कुछ
गुण है वो शामिल होते हैं, उनको हमें इन जो यूटेंसिल है, इन मेटल से बनी हुई यूटेंसिल से उनके अंदर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, इनसे बने हुए जो भी यूटेंसिल है, जो भी बर्तन है, उनके अंदर एसिड कंटेनिंग फूड स्टफ को हमें नहीं रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुरब्बा है, सॉरी जो अचार है, उसको भी यहाँ पे प्लास्टिक में रखा गया है। कर्ड है, उसको भी यहाँ पे जो अर्थन पॉट यानी कि छोटा सा मिट्टी का बर्तन है उसमें रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इनको हमें मेटल्स में है वो बिल्कुल भी कतई नहीं रखना चाहिए। अब आता है हम रस्ट के बारे में यानी कि जंग के बारे में। टेक अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इन वेरी लिटिल वाटर, कि आपको जो जंग लगी हुई होती है उसके अंदर, मतलब अगर आप निकालेंगे उससे, तो आपको देखेंगे कि जो जंग है उसको थोड़ा सा घिसने पर उससे पाउडर नहीं मिलेगा, पाउडर निकल जाएगा थोड़ा सा। तो उसका जो एक चम्मच वो पाउडर लेकर आपको थोड़े से पानी में डालना है, उसको अच्छे से मिलाना है। द रस्ट विल रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, कि जो रस्ट जो है वो पानी के अंदर मतलब एक प्रकार से सस्पेंड होता है, लटकना, पर यहाँ पे है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, सॉल्यूशन जो बनेगा उसको आपको लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करवाना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको क्या प्रेडिक्शन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनइफेक्टेड व्हाइल द रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, कि आप देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू कलर वाला लिटमस पेपर है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो रेड कलर वाला लिटमस पेपर है वो ब्लू के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इट इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ये इंडिकेट करता है जो FeO होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeO, वो भी नेचर के अंदर बेसिक होता है। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, की ज्यादातर जो मेटलिक ऑक्साइड है वो सारे नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। समटाइम कोरोजन ऑफ the metals is an advantage because it prevent the metal underneath from the further damage, कि कुछ टाइम जो कोरोजन यानी कि जंग लगने की जो प्रोसेस है वो कई बार जो मेटल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि जो फर्दर डैमेज होता है उसका, उस डैमेज को रोकने के लिए भी ये काम में ली जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हम एल्यूमिनियम को हवा में रखने के लिए छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली सी एक परत लगा देते हैं, ताकि जो उसके नीचे जो एल्यूमिनियम है वो खराब ना हो, सिर्फ ऊपर वाली जो परत है उसके ऊपर ही इफेक्ट पड़े। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बच्चों, उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो नीचे जो मेटल होता है, ओरिजिनल जो मेटल होता है, उसको खराब होने से, उसको डैमेज से बचाती है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड, और इसी कारण जो एल्यूमिनियम से बने हुए जो ऑब्जेक्ट है वो उनके ऊपर जंग नहीं लगता। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन के ऊपर जंग लगने की प्रोसेस। द रस्टिंग इज टर्म यूज्ड फॉर कोरोजन ऑफ आयरन, कि रस्टिंग होता है लोहे पर जंग लगना। तो रस्टिंग जो टर्म है वो लोहे पर जंग लगने को बताती है, यानी कि रस्टिंग अगर लिखा हुआ तो आपको समझ जाना है कि लोहे पर जंग लगने के बारे में बताना चाहता है। मैनी मेटल कोरोड, की बहुत सारे जो मेटल है वो उनके ऊपर जंग लगता है, लेकिन ओनली वन आयरन रस्ट, की ओनली जो आयरन है वो रस्ट करता है, मतलब उसके ऊपर जो जंग है वो अलग तरीके से बहुत ही जल्दी लगता है। वो थोड़ी सी अगर थोड़े समय तक अगर पानी हवा के कांटेक्ट में रहे, नमी के कांटेक्ट में रहे तो वो है उसके ऊपर जंग लग जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, की लोहे पर जंग लगना आजकल में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, वो एक विशाल समस्या के रूप में उभर रही है। एवरी ईयर, हर साल, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, कि आजकल एनॉर्मस होता है मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पैसे हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, ताकि जो डैमेज आयरन और जो स्टील जो है उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर उनको जो रस्टिंग है, जो जंग लगना है, उससे बचा सकें। जंग लगने से जो लोहा है वो कमजोर हो जाता है, इसके कारण हम उसको रस्टिंग होने से बचाते हैं। When an iron object is thin left in moist air for a considerable time, it gets covered with red-brown flaky substance called rust, कि जब हम आयरन को नमी वाली हवा के अंदर या फिर पानी और हवा के अंदर थोड़े समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, कंसिडरेबल टाइम हो गया, निश्चित समय के लिए अगर हम उसमें रख दें तो आयरन के ऊपर एक लाल और भूरे रंग की एक परत आ जाएगी, एक लाल भूरे रंग का एक सब्सटेंस आ जाएगा,
जिसका मतलब खुरदरा सा होगा वो, और उसको हम रस्ट बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के दौरान, जंग लगने के दौरान, आयरन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आयरन का जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन एयर विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आयरन ऑफ की रस्टिंग के दौरान, जंग लगने के दौरान जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पानी की प्रेजेंस में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड 3 का निर्माण करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, और इसे ही हम रस्ट बोलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि X जो है इज नॉट फिक्स्ड। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो 1 2 4 कितने भी हो सकते हैं। संतुलित जो रिएक्शन है उसको संतुलित करने के हिसाब से, उसको बैलेंस करने के हिसाब से उनकी संख्या है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। रस्ट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन और स्टील, कि जो रस्ट जो है वो आयरन या स्टील की सरफेस के ऊपर बनती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, इट इज सॉफ्ट एंड क्रम्बली सब्सटेंस, कि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, जो हमारी जो ये जिसको हम रस्ट बोलते हैं या फिर जंग बोल दीजिए एक प्रकार से, जो जंग जो है एक प्रकार से बिल्कुल ही सॉफ्ट सब्सटेंस है और एक क्रम्बली सब्सटेंस है, एक बुरबुरा सब्सटेंस है। इट सून फ्लेक्स ऑफ देन मोर आयरन रस्ट, कि ये है वो धीरे धीरे इसका जो पाउडर है बच्चों वो एक प्रकार से मान लीजिए झड़ता रहता है, और जो आयरन है वो और ज्यादा रस्ट करना शुरू हो जाता है, और ज्यादा उस पर जंग लगना है वो शुरू हो जाता है। वी हैव ऑल सीन आयरन नेल, स्क्रू, पाइप, तवा, खुरपी, कुदाल, रेलिंग कवर्ड विद ब्राउन रस्ट हेयर, कि आपने देखा होगा कि जो हमारी कील होती है लोहे की बनी हुई, स्क्रू होते हैं, पाइप हो गई, तवा हो गया, खुरपी हो गई, कुदाल हो गई, और रेलिंग जो मतलब सीढ़ियों के पास लगी हुई होती है, उनके ऊपर आपने लाल भूरे रंग की जो जंग है वो अच्छे से आपने देखी होगी। एंड देन व्हेन इट इज लेफ्ट इन मॉइस्ट स्टेट्स, कि जब उस टाइम देखेंगे आप, ज्यादातर जैसे बारिश का मौसम हो गया, उस समय हवा में नमी होती है, तो उस टाइम पे जो जंग है वो बहुत जल्दी लगती है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द आयरन विल ओनली रस्ट इफ ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट, कि जो प्रयोग है उनसे पता चला है कि एक्सपेरिमेंट है वो शो करते हैं कि जो आयरन है वो सिर्फ तभी रस्ट करेगा, तभी उस पर जंग लगेगा जब वहां पर हवा और पानी दोनों की मौजूदगी हो, दोनों ही मौजूद हो। Thus, two condition for necessary for the रस्टिंग टू टेक प्लेस, कि दो कंडीशन, दो शर्तें जो रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कौन कौन सी है। पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि वाटर यानी कि जल की उपस्थिति, यानी कि नमी की उपस्थिति। तो ये दोनों चीजें हैं वो जरूरी है, और ये दोनों कंडीशंस है वो भी आपको याद रखनी जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रिवेंटिंग रस्ट, यानी कि जंग से कैसे बचाएं। Rusting of iron and steel can be prevented by painting, oiling, greasing, plastic coating, chromium plating, galvanizing, etc. कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो वो अलग अलग तरीकों से आप उनको बचा सकते हैं, अलग अलग तरीकों से उनको हम उसको जंग लगने से है वो बचा सकते हैं। तो जैसे कि अलग अलग तरीके, उनको लोहे को पेंट करना, उसके ऊपर ऑयल लगाना, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करना, उसके ऊपर ग्रीस लगाना, या फिर उसको क्रोमियम प्लेटिंग करना, या फिर उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करना। तो इन सबसे है वो आप उनको है वो बचा सकते हैं, लोहे को है वो जंग लगने से आप अच्छे से बचा सकते हैं। This method allow a coating of more reactive metal zinc to react rather than the iron or steel, कि इस मेथड से क्या होगा बच्चों, जैसे कि जो जिंक है वो और ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो रिएक्टिव जिंक जो है बच्चों वो जो जंग लगने से आयरन को बचा देगा, और शायद उसके ऊपर भी जंग लग सकता है, मतलब ऊपर की जो कोटिंग है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आयरन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम पेंट अगर उसके ऊपर कर दें या फिर ऑयल अगर उसके ऊपर लगा दे, तो उसके कारण जो है वो ना ही ऑयल खराब होगा, ना ही आपका पेंट खराब हो पाएगा। जैसे घर में दरवाजे होते हैं लोहे के, तो उनको हम पेंट कराते हैं ताकि उसके ऊपर जो है वो रस्ट ना लग पाए। एलोइंग क्या होता है बच्चों, दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि ये जो मेथड है वो एलॉय बनाना यानी कि मिक्सचर होता है एक प्रकार का। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि एलॉय जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल के जितने भी गुणधर्म, जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको है वो लगभग चेंज कर देता है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड हेंस द सस्पेंशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, कि इसके अंदर जो
जो हमारा निर्माण होता है ऑक्साइड का इस मेटल्स के द्वारा, इन चेंज प्रॉपर्टी के मेटल द्वारा, वो है वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता और इसके कारण वो सस्पेंशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। सस्पेंशन नहीं होगा तो मान लीजिए कि जो चीजें हैं वो नीचे जाके, मान लीजिए जो आयरन अगर हम सीधा डालें तो पानी में जाके वो गिर जाएगा नीचे, ऊपर वाले पानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके कारण जब हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर उसके ऊपर लगाएंगे तो उसके ऊपर कोई भी चेंज ऑफ कलर नहीं होगा। हाउएवर ऑल ऑक्साइड आर basic in nature such that they react with acid to form salt and water as illustrated by the chemical reactions। कि जैसे कि आप सभी पहले से जानते हैं कि ऑक्साइड जो है सारे ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, नेचर उनका बेसिक होता है। such that they react, इसलिए कि वो इसके बाद में जो हमारे ऑक्साइड है जो कि बेसिक होते हैं, अगर हम उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट का निर्माण होगा। आपने पढ़ा होगा एसिड बेस और साल्ट के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ लेंगे कि एसिड के अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और उसके अंदर है वो साल्ट का निर्माण होगा और साल्ट और वाटर का निर्माण होगा, जैसा कि हमने पहले केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है या फिर आगे हम पढ़ेंगे, जो भी है आपका आप जानते होंगे शायद इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद आप पढ़ भी लेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में, 9th 10th के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के साथ जाएंगे आगे तो 11th 12th में भी आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, ऊपर जो हमने अभी इतनी सारी चीजें पढ़ी, ऑन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कि ऊपर जो हम चीजें पढ़ी उन चीजों के द्वारा हम निम्न निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, कि ज्यादातर जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और अपने ऑक्साइड बनाते हैं। सम मेटल रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन अदर कंपेयर टू अदर मेटल, कि कई मेटल्स है वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल्स की तुलना में। सच दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट, सच दैट की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है यानी कि रिएक्शन करने का जो टाइम होता है लगने वाला, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सोल्यूबल इन वाटर, की मेटल्स के, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है वो सोल्यूबल होते हैं पानी में। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू Hence they are basic in nature, कि जो इनके ऑक्साइड होते हैं, जो हमने एग्जांपल पढ़े सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को पानी में मिलने के बाद उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ऑक्साइड ऑफ ऑल द मेटल डिसॉल्व इन एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट, मेटल साल्ट एंड वाटर, हेंस द ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि ऑक्साइड जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के अंदर डिसॉल्व करने पर साल्ट, उनके मेटल के साल्ट का निर्माण करते हैं और पानी का निर्माण करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं, उनका नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ वाइगर ऑफ द रिएक्शंस विद द वेरियस केमिकल रिएजेंट सच एज ऑक्सीजन एंड वाटर and acid as well as displacement reactions, the metals have been arranged in a series in decreasing order of their reactivity, कि अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग केमिकल रिएजेंट, जैसे कि हमारे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गई और एसिड हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन जो रिएक्शन है, उन सभी के आधार के ऊपर, उन सभी के बेसिस के ऊपर हमारी जो रिएक्शन मतलब अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनको रिएक्ट करने की जो उनकी दर है, उनकी जो टाइम लगता है उनको, तो वो किस टाइम से उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कितनी होती है, कईयों की हाई होती है, कईयों की लो होती है। तो उनके तरह जो मेटल्स जो है उनको एक सीरीज में अरेंज किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा सबसे हाई रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी, और सबसे लास्ट में आएगा वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। This arrangement of metal in series in decreasing order of their reactivity is called activity और reactivity of the metals, कि मेटल्स की अरेंजमेंट उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि सबसे पहले हाई फिर लो फिर लो लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप जानते होंगे, मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो उनके अंदर मेटल को अरेंज करना रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कहाँ पे आता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू गिव हाइड्रोजन अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उपयोग करते हैं, प्रयोग में लेते हैं उनको, ताकि हम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को एक स्थान दे सकें। डू यू रिमेम्बर, क्या आप याद
क्या आपको याद है मेटल रिएक्टिव विद एसिड कि एसिड के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं? हमने थोड़ी देर पहले चैप्टर में पढ़ा था। द मेटल प्लेस अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी रखते हैं, उनकी रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। These metal can displace हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और ये जो मेटल्स है जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करने पर। द मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। These metals कैन नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, और ये जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैज बीन placed on the top of the series, which is the least reactive metal occupy the position at the bottom। ये जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है वो सीरीज के अंदर सबसे पहले आता है, और जो सबसे कम रिएक्ट करने वाला जो मेटल है वो सीरीज के अंदर बिल्कुल लास्ट में आता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉप अ 3-4 पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 3-4 पैलेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। एड 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर 5 ml साफ पानी डालना है। एंड शेक वेल एज सो टू प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन, उसको अच्छे से मिलाना है ताकि एक फ्रेश सॉल्यूशन का निर्माण हो उसके। टू दिस सॉल्यूशन ऐड अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जेंटली वार्म द सॉल्यूशन ऑन द बंसन फ्लेम, कि आपको बंसन फ्लेम के अंदर या फिर किसी भी भट्टी के अंदर नॉर्मली गर्म करना है आपको, जो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम का छोटा सा टुकड़ा डालना है और उसको ध्यान पूर्वक अच्छे से उसको गर्म करना है। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फर्म क्लोज विद द थंब, कि टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है ऊपर का जो मुंह है उसको आपको अंगूठे से दबाकर बंद कर देना है। व्हेन यू फील द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द थंब ब्रिंग अ बर्निंग वुडन स्प्लिंट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि आपको क्या करना है, जब आपको अंगूठे पे प्रेशर लगना शुरू हो जाए, आपको पता है कि इसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही है, गैस का प्रेशर आपके थंब के ऊपर महसूस होना शुरू हो जाए, तब आप एक माचिस की तिल्ली को जला के उसके टेस्ट ट्यूब के पास में ले जाइए। मेक ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन को आप लिखिए, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे द colorless gas catch fire with a pop sound and burn with a light blue flame, कि जो कलरलेस जो गैस है उसके अंदर वो जल्दी से आग पकड़ लेगी उस माचिस की तिल्ली से, और एक पॉप साउंड के साथ में वो जलेगी, और इसके साथ में जो है वो उसकी जो फ्लेम होगी जलने की वो होगी ब्लू कलर की। एल्यूमिनियम पीस स्लोली डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, और जो एल्यूमिनियम का पीस जो होगा वो धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। इट हैज बीन फाउंड दैट अ मेटल which is more reactive in metal reactivity series displace another metal less reactive in metal activity series formed from its salt solution, कि ये पाया गया है कि जो मेटल है जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, जो हमने सीरीज अभी ऊपर जिसके बारे में पढ़ा उस सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव जो मेटल है उनको डिस्प्लेस कर सकता है इसके साल्ट सॉल्यूशन से। यानी कि एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अलग करके डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हाई को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में जो हाई वाला जो लो को डिस्प्लेस कर देता है उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। When a more reactive element displaces a less reactive element to form its actual salt solution, then a reaction which takes place is called chemical displacement, कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब कोई हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, तब वहां पर जो रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आइए बच्चों, असाइनमेंट है वो अपने आप कर लेना कि इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, कि यूजेस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स में कॉपर की यूज क्या क्या है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड अप्लायंसेस, की इलेक्ट्रिकल वायर और अप्लायंस के बनाने में उपयोग में आता है। इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होती है उसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, ये जो विद्युत का जो काम करने वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग एलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा, कि ये जो कांसा हो गया, जो हमारा ब्रास हो गया, उस जैसे एलॉय यानी कि मिश्र धातु बनाने के उपयोग में लिया जाता है। यानी कि अलग अलग धातुओं को अलग अलग मेटल्स को मिला के जो बनते हैं उनको हम एलॉय कहते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज
ब्रास और जर्मन सिल्वर हो गया, तो उनका निर्माण करने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल एंड कॉइन, इनको सिक्के या फिर बर्तन बनाने के उपयोग में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। इट इज यूज फॉर कास्टिंग वर्क्स, ये आयरन जो है वो अलग अलग तरह के काम में उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग सिंक, बाथ ट्यूब्स, पाइप्स, आयरन नेल, चेन, गेट, रेडिएटर पाइप एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये है वो सिंक बनाने में, बाथटब बनाने में, पाइप बनाने में, कील बनाने में, चेन बनाने में, रेडिएटर पाइप बनाने में, गेट बनाने में उपयोग में लिया जाता है, और खेती संबंधित जो चीजें हैं उनको बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिज, कि रेलवे ब्रिज के बनाने के और रेलवे की पटरी बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ मशीन, ये मशीन के पार्ट बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील, ये जंग रहित यानी कि ऐसा स्टेनलेस स्टील बनाने के उपयोग में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, पैकिंग फॉइल्स एंड शिप्स, की जो जहाज होती है उसको बनाने में, और यूटेंसिल बर्तन बनाने में, और पैकिंग फॉइल यानी कि खाने को, सिल्वर पेपर जिसको हम बोलते हैं, खाने को जिसमें हम लपेट के लंच बॉक्स में लाते हैं, ज्यादातर बच्चे लाते होंगे आपके यहाँ भी, कि उसको हम पैकिंग फॉइल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, शिप बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल, ये इलेक्ट्रिकल वायर और केबल बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, की ये केमिकल इंडस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, की सोने और चांदी जो है वो जवाहरात यानी कि हमारी ज्वेलरी पहनते हैं, चेन हो गई, अंगूठी हो गई, कान वाले हो गए, हार हो गया, ये सब चीजें बनाने के उपयोग में लिया जाता है। दे आर यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर एंड सोलर सेल, की सोलर सेल और कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के रूप में हम गोल्ड और सिल्वर का उपयोग करते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन, और गोल्ड और सिल्वर है उनका अलग अलग तरीके से कॉइन बनाने के, बिस्किट बनाने में, और भी बहुत सारी चीजें के बनाने के उपयोग में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की यूजेज। सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये श्वसन विधि जो हमारी होती है, सांस लेने का जो फंक्शन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जब किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग में लिया जाता है, ताकि वो आदमी है वो थोड़े समय तक ऑक्सीजन लेके उसकी अपने शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विच आर यूज्ड फॉर बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, तो जो नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग इन फर्टिलाइजर, ये उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर जो हम खेतों में यूज करते हैं उनको बनाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग, इट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर एज इट किल जर्म्स, क्योंकि जो क्लोरीन है वो जर्म्स यानी कीटाणुओं को मारता है, इसलिए हम क्लोरीन का उपयोग जो है वो हम पानी को प्योरीफाई, उनको फिल्टर करने के उपयोग में करते हैं। इट इज यूज फॉर एज ब्लीचिंग ऑब्जेक्ट, इसको हम ब्लीचिंग ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड एंड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री उसके अंदर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और पेंसिल के आगे का जो गोटा होता है आपका, जो लीड होती है, वो भी ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं एलॉय के बारे में। एलॉय आर द होमोजेनियस मेटेलिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ये एलॉय जो है वो 2 या 2 से अधिक जो तत्व है उनसे मिलकर बना हुआ एक होमोजेनियस मेटेलिक सॉल्यूशन है। इनके अंदर 2 मेटल्स मिलाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। वन ऑफ द एलिमेंट इन द एलॉय इज एसेंशियली ए मेटल, कि एक जो होता है वो तो कंफर्म ही मेटल होता है, यानी कि एक जो होता है वो मेटल होता है, और व्हाइल अदर एलिमेंट में भी मेटल और नॉन मेटल लाइक कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, बोरोन, कि एक जो होता है वो मेटल होता है, दूसरा मैंने आपको मेटल बताया था, लेकिन मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, कि मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। मेटल प्लस मेटल बन के भी 2 अलग अलग मेटल मिलकर भी एलॉय बनाते हैं, और एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर भी एलॉय का निर्माण करते हैं। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और बोरोन है, उनको एलॉय बनाने के उपयोग में लिया जाता है। Alloy are often made to alter the mechanical properties of the base metal for to induce hardness, toughness and ductility, कि एलॉय इसलिए ज्यादातर बनाए जाते हैं ताकि जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, उसको हमें एक अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिल जाए, उनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाए, उनकी जो टफनेस है वो बढ़ जाए, उनकी जो डक्टिलिटी है वो भी हम इसकी मदद से बढ़ा सकें। Alloy are harder and tougher than the base metals and are resistant to corrosion, जो एलॉय होते हैं वो जो जिन मेटल से बनते हैं उन मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं, उन मेटल से ज्यादा टफ होते हैं, और जंग लगने से भी बचते हैं, यानी कि उनके ऊपर जंग भी है वो इजीली नहीं लगता। दे आर इनर्ट टू कॉमनली यूज्ड
केमिकल्स एंड मैग्नेटाइज एंड डक्टाइल, कि इनका जो है वो ज्यादातर केमिकल के रूप में जो इनके ऊपर जो है केमिकल का यूज किया जाता है ताकि ये थोड़े बहुत मैग्नेटाइज हो जाए और डक्टाइल हो जाए। फेरस एलॉय आर एलॉय विद द आयरन as the main constituent and have other elements like carbon, chromium, vanadium, tungsten and molybdenum, कि जो फेरस एलॉय होते हैं उनके अंदर जो एक तो मेन कंपोनेंट आयरन होता है और दूसरे अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं जैसे कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज नहीं, वेनेडियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम, ये भी अलग अलग हो सकते हैं। नॉन फेरस एलॉय आर द एलॉय दैट डू नॉट कंटेन आयरन एज ए कंपोनेंट। नॉन फेरस एलॉय ऐसे एलॉय होते हैं जिनके अंदर आयरन एक कंटेंट नहीं होता है, मतलब इनके अंदर आयरन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, टिन, टाइटेनियम, जिंक, कॉपर, निकल और कोबाल्ट, टंगस्टन, यानी कि कॉपर, ये जो एग्जांपल है एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, टिन हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और टंगस्टन हो गया, इन सब के जो एलॉय है वो नॉन फेरस एलॉय होते हैं जिनके अंदर आयरन एक कंपोनेंट नहीं होता है। एलॉय ऑफ आयरन, आयरन के एलॉय कौन कौन से होते हैं? ये इनवेर, मैग्नीज स्टील, निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये सारे जो है वो आयरन के जो है एलॉय होते हैं। अब नॉन फेरस एलॉय जो आयरन के एलॉय नहीं होते वो होते हैं एल्निको, इसके अंदर होता है एल से हो गया एल्यूमिनियम, एनआई से हो गया निकल और सीओ से हो गया कोबाल्ट, यानी कि एल्निको। मैग्नेलियम हो गया जिसके अंदर मैग्नीज हो गया और लियम, ये आपसे देख सकते हैं एल्यूमिनियम हो गया, ये आपको स्पष्ट पता लगेगा। ड्यूरेलियम हो गया, ब्रॉन्ज ब्रास हो गया और बाल मेटल हो गया या फिर जर्मन सिल्वर हो गया और गन मेटल हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग होते ही हैं। अब हम पढ़ते हैं इनर्ट मेटल्स के बारे में कि नोबल और इनर्ट मेटल आर दोज दैट हैव नो इफेक्ट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, की ऐसे मेटल जिनके ऊपर वाटर और ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनको हम इनर्ट या फिर नोबल मेटल बोलते हैं। सम ऑफ द इनर्ट मेटल कौन कौन से हैं? रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लेटिनियम और गोल्ड, ये सारे हैं वो इनर्ट मेटल है। डू यू नो स्टेनलेस स्टील क्या होता है बच्चों? स्टेनलेस स्टील आपके बर्तन होंगे उनके ऊपर आप देख सकते हैं लिखे हुआ स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है 73% आयरन का, 18% क्रोमियम का, इसमें 8% निकल होता है और 1% कार्बन होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एंड यूटेंसिल, ये इनका उपयोग हम जो डॉक्टर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जैसे कि डॉक्टर्स की कैंची हो गई या फिर अलग अलग ब्लेड्स होगी जो डॉक्टर यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, उनको बनाने के उपयोग में लिया जाता है और बर्तन बनाने के उपयोग में है वो लिया जाता है। गोल्ड इज ए सॉफ्ट येलोइश मेटल, कि गोल्ड है एक सॉफ्ट और येलो कलर का एक मेटल होता है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, कि ये मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है, इसको इजीली हम थिन शेड में बदल सकते हैं, और डक्टाइल मेटल होता है यानी कि इसको हम इजीली अलग अलग वायर्स में तोड़ सकते हैं। गोल्ड इज द मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरी, ग्लास एंड अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम, कि गोल्ड जो है वो ज्यादातर ज्वेलरी बनाने के उपयोग में लिया जाता है, अलग अलग ग्लास बनाने के उपयोग में लिया जाता है और अलग अलग इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने के उपयोग में लिया जाता है। गोल्ड इज कोरोजन रिस्ट्रिक्टेड एंड इज प्रेजेंट इन डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियम और एंड वेन्स, कि जो गोल्ड है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है यानी कि उसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। एंड इज प्रेजेंट इन डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियम एंड वेन्स, और ये जो गोल्ड है वो पाया कहाँ पे जाता है बच्चों? मिट्टी के अंदर या खदानों के अंदर है वो गोल्ड पाया जाता है। गोल्ड नेवर लूज इट्स शाइन, गोल्ड अपनी कभी भी चमक अपनी नहीं खोता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट, कि जो गोल्ड है उसको हम उसकी जो शुद्धता है उसकी प्योरिटी है उसको हम कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट एंड 22 and 23 आर हैज अदर मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स, कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे ज्यादा प्योर होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, और 22 और 23 कैरेट का जो सोना है उसके अंदर अदर मेटल्स की थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग होती है। गोल्ड में भी एलॉयड विद अदर मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, जिंक, सिलिकॉन टू प्रोड्यूस प्योरिटी लेस देन 24 कैरेट, कि गोल्ड को है वो अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग मेटल्स के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ और सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी जो प्योरिटी है वो थोड़ी कम हो जाए और जो सोना है वो 24 कैरेट से कम हो। सिल्वर एंड कॉपर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एलॉइंग एलिमेंट फॉर गोल्ड, कि गोल्ड के साथ जिसको मिलाया जाता है वो ज्यादातर होता है सिल्वर और कॉपर, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी एबल टू बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कि जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और उसका उपयोग हम ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। माइंड मैप आप समझ लीजिए बच्चों की माइंड मैप क्या है। माइंड मैप से आप जो चैप्टर है वो इजीली याद कर लेंगे। नॉन मेटल्स
के बारे में बताया गया है कि इनका नेचर कैसा होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इनके यूजेज क्या क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ये सभी हमने जो पढ़े थे उनके बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखने वाला है। यूजेज बाकी जो मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी स्टेट किस तरह की होती है, सॉलिड लिक्विड गैस में अंदर उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, और जो मेटल्स है आगे मेटल्स के बारे में बताया गया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनके यूजेज क्या क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी होती है, इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है। तो बच्चों ये आप अच्छे से एक बार समझ लेना, इससे आपको जो चैप्टर है वो इजीली याद भी हो जाएगा। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।